ठीक है, तो हम लोग वही क्या देख रहे थे, मतलब हाँ एजाइल सीआरएम एक एप्लीकेशन है और इसके बाद लॉगिन के लिए है। ठीक है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन का यूआई भी था और क्या था, एपीआई भी था। और बहुत सही चीज़ मिली तुम लोगों ने जो ये प्रैक्टिस की है, पहले की बैचेस के पास ये ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे उसमें हमको मिला ही नहीं था। जैसे वी टाइगर की एपीआई उन लोगों ने एक्सपोज नहीं कर रखी है। अगर कोई अपनी एपीआई, जैसे हमको पता चल रहा है एजाइल सीआरएम को एपीआई से यूज़ कर पा रहे हो, क्यों एपीआई पता चला हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने एपीआई अपनी एक्सपोज की, एक्सपोज मतलब दिखाना, है ना। कुछ लोग अपनी एपीआई दुनिया को दिए हैं कि आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, कुछ लोगों ने नहीं दे रखी। और ये भी है, जैसे यहाँ तुमको जितनी एपीआई एजाइल सीआरएम की दिख रही हैं, हो सकता है यहाँ पे उसकी 150 एपीआई हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 30 एपीआई ऐसी भी हो जो तुमको यहाँ दिख न, मतलब वो दुनिया को वो बताना ही नहीं चाहते तो नहीं बताया, जो बताना चाहता है वो क्या किया, बता दिया। तो तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि तुमने इसको रियल में पूरा करके देखा है कि इससे नए अकाउंट बन रहे थे, डिलीट हो रहे थे, है ना। जो सब कुछ हम उस तरह से कर रहे थे वो ये भी कर सकते थे, तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी, गिनी गिनाई चीज़ें थी, कोई ऐसा भी नहीं बहुत बार अलग अलग कुछ करना था। हर बार वही सेम सेट ऑफ क्या थे, स्टेप्स थे। आपको एपीआई कोई मिलती है तो आपको पहले ये जानना होता है ये एपीआई करती क्या है। जैसे थी वहाँ पे है ना एपीआई गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, पता है कि सारे कॉन्टैक्ट्स ले आती है। गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी जो एक है वहाँ पे बनी हुई है ना, वो क्या करती है, आईडी के सारे पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट लेके आता है। क्रिएट कॉन्टैक्ट की है, अपडेट की है, ऐसे करके ढेर सारी क्या थी, एपीआई थी। हम्म, हम्म। तो बस कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तुम्हारी ये क्या थी, एपीआईज थी। अच्छा, और तुम्हें पता है पोस्टमैन में क्या चीज़ होती है, वर्क स्पेस होता है ना। और वर्क स्पेस के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। और कलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाँ जो रिक्वेस्ट हाँ सेंड करते हैं, वो नहीं है क्या इसमें एजेंसी और मोड, है ना। ये है ना, तो इस तरह से मेरे पास क्या थी, रिक्वेस्ट थी और क्या थी, रिस्पांस। और तुम देखे थे कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, है ना। अगर हम देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं। रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट में भी कुछ सेट ऑफ चीज़ें थी, मेथड तुमको चाहिए, यूआरएल चाहिए, और क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, परम्स। परम्स भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिसे क्या बोलते हैं, वही जो क्वेरी पैरामीटर, मतलब जो यूआरएल में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद बराबर करके लिखा होता है ना, की और वैल्यू के फॉर्मेट में, वही क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, पैरामीटर और वैल्यू, और इसके बाद कुछ नहीं, एक क्या होता है,
एथराइजेशन। ये पता है भाई, कोई भी एपीआई यूज कर रहे हो, कोई भी चीज है, तुम अपना कुछ भी यूज करते हो, समय यूजर नेम पासवर्ड लगा होता है ना, चाहे जीमेल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। तो वैसे ही ये भी है, ये एथराइजेशन के लिए है। और याद रख लेना, एथराइजेशन में जब गड़बड़ी होती है, यहाँ कुछ यूजर नेम पासवर्ड गड़बड़ होगा, रिक्वेस्ट सेंड करो तो स्टेटस कोड क्या आएगा? 401। भाई कौन 404 बोल रहा है? 404 तो तब आता है जब यूआरएल गलत होता है, जब आपका एंड पॉइंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ पे एपीआई की जगह आप एटीआई लिख दिए, हाँ, तो अब रिक्वेस्ट भेजोगे तो अब उसको ना बैड रिक्वेस्ट नहीं आएगा भाई, फिर से कंफर्म करो। बैड रिक्वेस्ट मतलब 400। या जब तुम्हारा यूआर देखो दिख रहा है कि नहीं, पहले दिख रहा है ना, ये यूआरएल है ना, अगर यूआरएल में आपका एंड पॉइंट क्या हुआ? गलत हुआ, ठीक है, आप बता रहे हैं ऐसे हवा में थोड़ी कुछ भी लिख दोगे मिल जाएगा डेटा। हर एपीआई का एक क्या है? यूआरएल है। हर एपीआई का एक क्या है? यूआरएल है। जैसे इसका है डेव एपीआई और क्या? कॉन्टैक्ट्स एंड पॉइंट। अब इसमें कुछ भी गलत सही डालोगे तो थोड़ी नहीं पकड़ पाएगा। अब एपीआई की जगह तुम कर दो क्या? सपोज करो कोई भी है, यही है, एपीआई की जगह कर दो क्या? एटीआई। अब करो जरा भेजो 404, 401 नहीं आया है, समझ रहे हो? तुम्हारा यूजर ने मतलब यूजर पहले तो देखेगा वो तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड सही है या गलत। तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड सही था, रिक्वेस्ट जहां ये करो, ये सॉरी, ये जो 404 है इसका मतलब क्या है? पेज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड 404 मतलब मिला नहीं। तो सबका अलग अलग मतलब है यार, पूछेंगे वो यही चीज। और एक 403 है, उसे बताते बार बार, उसका मतलब है क्या? फॉरबिडन। क्या बोलोगे? फॉरबिडन। या फिर ऐसा बोलोगे परमिशन नॉट अलाउड, या ये समझो कि उसके पास परमिशन नहीं है। कब आएगा 403? बताया था ना। कब? आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है, लेकिन आप वो चीज, वो एपीआई हिट कर रहे हो जिसका एक्सेस आपको दिया नहीं गया है। कंपनी में भी जब एक जैसे एक सीआरएम एप्लीकेशन बनता है तो सीआरएम एप्लीकेशन में डिफरेंट रोल्स होते हैं यार, सॉफ्टवेयर एक ही होता है। उसी सॉफ्टवेयर को कंपनी का सीईओ भी देख रहा होता है, उसी सॉफ्टवेयर को फाइनेंस वाला भी यूज करता है, उसी सॉफ्टवेयर को कौन यूज करता है? एचआर वाला भी यूज करता है, सेल्स वाला भी यूज करता है, लेकिन सबका उसमें अपना अलग अलग काम होता है ना। तभी तो वी टाइगर में देखिए अलग अलग मॉड्यूल है कि नहीं है। जैसे वी टाइगर को अगर इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दो तो अलग अलग टाइप के क्या बना देते हैं? यूजर रहते हैं, फाइनेंस यूजर, सेल्स यूजर, मार्केटिंग यूजर। अब फाइनेंस यूजर के पास शायद ये अधिकार है कि वो फाइनेंस की डिटेल देख सकता है और सेल्स की डिटेल देख सकता है, लेकिन वो सेल्स की डिटेल चेंज नहीं कर सकता। अब सोचो ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा देखा होगा ना, बहुत सी चीजें तुम कर सकते हो दूसरे, या देखो ऐसा मिलेगा तुम्हें कंपनी में, जैसे ऐसे मिलेगा, ये चीज तो एकदम अच्छे समझो। जैसे एक सीआरएम एप्लीकेशन है, उस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करने वाले लोग अलग अलग होंगे। कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट भी हो सकता है यूज कर रहा हो, कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा होगा, कंपनी का जो ये है क्या कहते हैं सेल्स यूज कर रहा होगा मेन, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूज कर रहा होगा, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा? यूज कर रहा होगा, ऊपर का मैनेजमेंट क्या कर रहा होगा? यूज कर रहा होगा। लेकिन सबके अपने अलग अलग क्या होंगे? समझ लो सबकी अपनी अलग अलग पावर होगी। हो सकता है जो टॉप का मैनेजमेंट है वो सब देख सकता है और सब कुछ चेंज भी कर सकता है। फाइनेंस वाला है, सिर्फ फाइनेंस यूजर जो है वो अपने यूजर ने पासवर्ड जब लॉगिन करता है तो सिर्फ वो उसको दिखता फाइनेंस का है और दूसरा को दिखता है, लेकिन वो चेंज क्या कर पाता है? अपडेट या नया बना पाता है क्या? सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें। वो सेल्स में कुछ नहीं कर सकता, देख सकता है। समझ रहे मेरी बात? अब इसी को जरा एपीआई के टर्म में सोच के देखो कि अगर अब हम जब क्या भेज रहे हैं, एपीआई से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड हम किसका भेजे? फाइनेंस वाले यूजर का भेजे। किसका भेजे? फाइनेंस वाले यूजर। और यहाँ से एक गेट रिक्वेस्ट भेजे, ये ले आने के लिए क्या? गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। क्या? गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो आ जाएगा क्योंकि उसके पास डेटा देखने का परमिशन है।
लेकिन अब वो ये सोचेगा कि क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली रिक्वेस्ट भेजे उस यूजर नेम पासवर्ड से। तब जब जाएगी सर्वर के पास तो सर्वर भाई सर्वर का कोड क्या करेगा, चेक करेगा, पहले देखेगा तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड, कहेगा यूजर नेम पासवर्ड तो क्या है, सही है, और तुम कौन से डिपार्टमेंट के आदमी हो, फाइनेंस के। लेकिन जो तुम चीज चेंज करने आए हो वो किसकी है, और मान लो सेल्स वालों की, तो तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अब उनको 401 नहीं फेंकेगा, क्या 403, हाँ फॉरबिडन, कि भैया परमिशन तुम्हारे पास नहीं है। क्लियर। और जब भी कोई एपीआई बनती है तो उसके साथ मेथड भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, है ना भाई, बनाने वाला बनाता है ना। और 405 कब आता है, हाँ मेथड नॉट अलाउड, मतलब जब कोई एपीआई बनी है गेट के लिए और यहाँ तुम मेथड सेलेक्ट कर ले रहे हो क्या, पोस्ट, और तब भेजने की कोशिश कर रहे हो, तब आएगा क्या, 405। याद रखना है 400, और 400 कब आएगा, अरे जैसे जेसन भेज रहे हो, जैसे क्या भेज रहे हो, जेसन भेज रहे हो, और पता चला जेसन का वही उसमें जो भाई उसमें की और वैल्यू होती है कि नहीं, की ही गलत है, वैल्यू ही क्या है, गलत है, या फिर की वैल्यू गायब है, या की है वैल्यू नहीं है, की है लेकिन वैल्यू क्या है, नल है। बताओ कितनी बार बता रहा, कितनी बात बता डाले, या फिर यह 4-5 बताए ना। अभी ये भी हो सकता है कि कोई मैंडेटरी की भेजनी है, तुम भेज नहीं रहे, मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड है ना, तुमको भेजनी है वो तुम भेज, ये देखे थे ना भाई तुम लोग, क्रिएट कांटेक्ट करते हो तो बस यही है। एक क्या होती है तुम्हारे पास इसमें नहीं है लेकिन क्या होती है, बॉडी भी होती है ना, और बॉडी किसमें होती है, जेसन। तो वहां से भाई चीजें गलत सही भेजोगे, अगर गलत भेजोगे तो क्या आएगा 400, मतलब क्या, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, 400, 401, 403, 404, 405, तो मतलब तुम्हारे पास टोटल अभी कितनी है, 5, और 3 उधर की है, 200, 201, 204, और वहां भी बताया था 200 क्या है, ओके, और 200 का यूज वो लोग कई जगह कर लेते हैं, है गेट में भी कई बार देखो, यहाँ इस एप्लीकेशन में तो यही दिखता है, जब भी कुछ सही हो जाता है तो क्या आता है 200, गेट चलाओ तो भी, पोस्ट चलाओ तो भी। लेकिन बहुत सी कंपनी में जाओगे तो वहाँ ऐसा होगा, बनाने वालों ने ऐसा बनाया होगा कि गेट भेज रहे हो तो 200 आ रहा है, लेकिन जब पोस्ट भेज रहे हो तो 201 आ रहा है। पोस्ट किस लिए है, कुछ नया डेटा क्रिएट करने के लिए, है ना। तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा, 200 मिलेगा, 201 मिलेगा, एक होता है क्या 204। जब रिक्वेस्ट में तुम डेटा भेजते तो हो, लेकिन वहां से पलट के रिस्पांस में आता, मतलब एपीआई उन्होंने बनाई ही ऐसी है कि ये एपीआई आप रिक्वेस्ट करो भेजो, लेकिन आपको ये रिटर्न करके कुछ देगा नहीं। तब आता है क्या 204, मतलब क्या, नो कंटेंट। और एक बात तुम लोगों ने यहाँ महसूस भी किया होगा इसमें, एपीआई की जब तुम लोग अच्छा यहाँ पे गेट कॉन्टेक्ट बाई आईडी किए होगे, है ना, यहाँ पे क्या करोगे, कुछ गलत आईडी क्या करोगे भाई, या भेजोगे, या फिर यहाँ जब क्रिएट कांटेक्ट कर रहे थे ईमेल आईडी को क्या करोगे, डुप्लीकेट भेजोगे, तो क्या होता था 400 आता था कि नहीं, और क्या होता था यार, रिस्पांस आता था। जैसे देखो दो चीज होती है, या तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी सही है, आपने भेजा, रिस्पांस चली गई, वहां से रिस्पांस आया, तो रिस्पांस में डेटा आया कि भैया तुमने ये भेजा था, यही होता है ना। एक मिनट, वो है कहाँ इसमें, हमने एक बार कलेक्शन भी तो बनाया था आई थिंक, नहीं नहीं कलेक्शन बना के हमने उसमें नहीं डाला था व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे नहीं था सर, डेस्कटॉप पे था, उसके लैपटॉप में था। खोलो डेस्कटॉप। तो तुम भाई इसमें जैसे किए नहीं हो कुछ, ये जैसे देखते ये क्या बना देते हो कलेक्शन। अब जैसे यहीं देख रहे हो क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट्स करके एक एपीआई बना रखी है, ये देखो,
ये इस तरह से भाई ये है, ये तो इतना जान ही रहे हो। और फिर यहाँ से क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट से फ्री खाली है क्या? अच्छा, ये तो गेट वाली है, गेट कॉन्टेक्ट बाई आईडी। चलो अच्छा, ओटीपी मांगने लगा था। अच्छा अच्छा, यहाँ ही देखो, इसमें भी जेसन बॉडी है। ये देखो, मतलब देखो ये तो ऐसे ही एक दिखा रहा है, ऐसे तो सारी ही है ना। जैसे कि ये भी फंक्शनलिटी है, क्या कर सकते हो, क्रिएटिंग अ कंपनी, एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो इस सीआरएम एप्लीकेशन में। और इसके बाद क्रिएटिंग अ कंपनी में क्या है, सिंपल तुम्हारा यहाँ पे भी ये क्या है, रिक्वेस्ट कैसी है, पोस्ट है। और क्या भेजे हो तुम, यूआरएल भेजे हो। आथ में यूजर नेम और क्या होगा, पासवर्ड होगा। परम्स इसमें है नहीं, परम्स हम दिख जाते हैं। परम्स कहाँ होते हैं, यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद। बॉडी है, पोस्ट में अक्सर क्या भेजते हो, बॉडी भेजते हो। और फिर इसके बाद अभी तुमको स्क्रिप्ट्स और सेटिंग्स से कोई लेना देना है नहीं। फिर रिक्वेस्ट भेजोगे, क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। जैसे मान लो रिक्वेस्ट भेज दें, क्या आ रहा है देखें, 200 आ गया। एक कंपनी क्या हो गई, हाँ क्रिएट हो गई। अगर वहां जाके चेक करेंगे तो वहां कंपनी क्या हो गई। अच्छा ये तो ठीक है, एक चीज़ और भी देखते हैं हम लोग यार, अक्सर ये मिलेगा तुमको कई बार, जब तुम पोस्ट भेजोगे तो रिक्वेस्ट में जेसन भेजे ना, और वो गया क्या किया, मतलब अब ये चीज़ जाके वहां डेटाबेस में क्या हो गई होगी, सेव हो गई होगी, ऐड हो गई होगी। लेकिन रिस्पॉन्स भी तो आया है, ये देखो। तो रिस्पॉन्स में वो क्या भेजता है, जो जो चीज तुम लोग भेजे थे वो आता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं, ये बात दिमाग में रखना है। जैसे देखो क्या, आईडी, या कोई ऐसी चीज है जैसे क्रिएटेड टाइम। रिक्वेस्ट में तुमने नहीं भेजा था क्रिएटेड टाइम, लेकिन रिस्पॉन्स में क्रिएटेड टाइम आया है। ये वाला देखो, नीचे वाला आया है कि नहीं। तो भैया याद रखना है हमें, पोस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट में भी जेसन भेजोगे, रिस्पॉन्स में भी जेसन आएगा। जनरली वो चीज रहेंगी जो तुम भेजे थे, जैसे तुमने जो नाम हम भेजा था वो सब यहाँ आएगा। इसी से तो हमको कंफर्म भी हो जाता है कि सब कुछ क्या हुआ, सही है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी, जैसे देख ही रहे हो यहाँ क्रिएटेड टाइम आ रहा है, आईडी आ रहा है, बहुत चीजें ऐसी आएंगी जो तुम वहां से भेजे नहीं थे। क्लियर है ये, है ना। और ये 200 आ रहा है। अच्छा इसमें ईमेल आईडी नहीं है क्या इस कंपनी क्रिएट करने में, ये है, मतलब डुप्लीकेट चलेगा लग रहा है। फिर से भेजें, सही है चलेगा, मतलब यहाँ पे अलाउड है, बहुत जगह ऐसा रहेगा। अच्छा मान लो डुप्लीकेट ईमेल अलाउड नहीं होती तब, अभी तो एक भेजे थे, दोबारा फिर भेजते तो क्या होता, फिर वही ईमेल आईडी जाती, तो अगर अलाउड नहीं होता तो स्टोर करता नहीं, तब क्या आता, रिस्पांस तब भी आता। रिस्पांस कोड क्या आता, 400। रिस्पांस कोड क्या आता, 400। लेकिन ध्यान देना एक चीज और, लेकिन बॉडी में भी रिस्पांस में कुछ आता, एरर मैसेज आता, जिसमें मतलब एक जेसन तब भी आती, और उस जेसन में एरर लिखी होती कि डुप्लीकेट ईमेल है। मतलब कुछ ऐसा इशारा होता जिससे कस्टमर समझ जाता, जिससे यूजर समझ जाता कि ये क्या है भाई, क्या गलती हुई है। तो हम लोग ये भी टेस्ट करते हैं, जब 400 आता है तो भैया एरर मैसेज कुछ आ रहा है क्या, जैसे पता चला, यही देखते हैं। अच्छा ये क्या, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, टाइप कंपनी है, ये है, और कंपनी टाइप, कंपनी का नाम देना था ना,
कंपनी का नाम ही क्या कर दें हम? चलो कर दें गायक। अब भेजें। आ गया। तो ये भी हो सकता है, या हो सकता है मैंडेटरी फील्ड ना भी हो। लेकिन एक बार चेक करो, हो सकता है मैंडेटरी फील्ड हो तुम्हारे एप्लीकेशन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो यही ये डिफेक्ट भी हो सकता है कि पता चला कंपनी नेम क्या हो रिक्वायर्ड है, और आप बिना कंपनी नेम के भी क्या भेज रहे हो। तो इसके बाद होना चाहिए क्या, जो 200 नहीं आना चाहिए, 400 आना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। मैसेज में आना चाहिए कि जो ये है कंपनी नेम नॉट फाउंड, या कंपनी नेम मिसिंग, या ऐसा कुछ इशारा। हाँ भाई मिलना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करें? हाँ अभी तो डिपेंड करता है इन लोगों ने बनाया कैसे है और क्या है, क्या इनकी सोच थी। देखो वही चीज है, हम उसका कहें क्या है, हमें तुम्हें लग रहा है क्या है, डिफेक्ट है, उनसे जाके पूछो, वो कहने ना डिफेक्ट नहीं, ये तो फंक्शनलिटी है। हाँ यही तो करना था कि जो ना डुप्लीकेट भी ईमेल आईडी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आदमी 2 कंपनी के लिए भी काम कर सकता है, देखिए ईमेल आईडी उसकी दोनों जगह काम करेगी, इसलिए ऐसा संभव है। वो कहेंगे ये फंक्शनलिटी है। सारी बात समझ में। इसीलिए क्या सही है, ये देखो इसमें भी आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये हमेशा कौन डिसाइड करती है? रिक्वायरमेंट। और कई बार इसी बात के लिए झगड़ा होता भी है कि हम लोग को लगता है क्या है, डिफेक्ट है, और जो हम डेवलपर से कहते हैं यार ये ऐसा हो रहा है, डेवलपर कहता है नहीं ऐसा होना ही था, ये डिफेक्ट नहीं है, फंक्शनैलिटी है। याद करो बग लाइफ साइकिल एक वर्ड कभी बोला गया है, वहां एक पहला वर्ड आता है ना रिजेक्टेड, तभी होता है जब तुम बोलते हो डिफेक्ट है, डेवलपर कहता है डिफेक्ट नहीं है। भाई यही ये फंक्शनैलिटी है, यही करने के लिए तो बनाया ही गया था, और हम कह रहे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो समझाएगा, कहेगा या होता है जो भी जिससे बोलोगे तो रिक्वायरमेंट में दिखाएगा, देखो भाई ऐसा लिखा हुआ है, ये हमने बीए से बात की थी, उसने ऐसा हमसे बोला था। ये देखो बीए की चैट मेरे पास है, हम लोग कंपनी में बात करते हैं इसीलिए चाहते हैं मुंह से बात करना कम पसंद करते हैं, किससे? चैट से, मेल से। फिर हम दिखा भी सकते हैं ना यार देखो ये मेरी बात हुई थी, देखो चैट पे उसने ये बोला था, तो हम कहेंगे, तो वो कहेगा ये, तो वही डिफेक्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिजेक्ट। ठीक है, तो अब बढ़िया है। और यार तुम लोग सही हो, तुम लोग एपीआई टेस्टिंग कर सकते हो। अगर किसी कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग एपीआई की करनी है तो तुम लोग कर सकते हो, ऐसे ही तो करोगे, कंपनी में जाओगे। अच्छा ये भी हम एक बात तुम लोग को सिखाए थे यार, सब लोग ये करना है कि यहाँ पे अगर एक कलेक्शन को सेलेक्ट करो, राइट यहाँ पे 3 डॉट्स पे वो करो, तो देखो यहीं एक ऑप्शन आ रहा है मोर, किसका आ रहा है? एक्सपोर्ट। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। और तुम लोग अपने सिस्टम पे क्या कर लो? इंपोर्ट। तो सारी जितनी रिक्वेस्ट और जो कुछ है वो तुम्हारे सिस्टम पे भी आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कभी नहीं आता। नो सच एलिमेंट तो किसका है? सेलेनियम का है। अच्छा अब इसमें आया था तो मतलब एक्सेप्शन आया था कि क्या आया था? अच्छा रिस्पांस में आया था लिख के नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो अब ये बनाने वाले ने बनाया हुआ। अब किस वो, अब अच्छे ये भी है, हमारे तुम्हारे लिए लगता है यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो बटन वटन क्या है? एलिमेंट है। किसी के लिए एलिमेंट की परिभाषा क्या हो सकती है? कुछ और भी हो सकती है, जैसे हो सकता है ये जो की और वैल्यू है उनको एलिमेंट बोल रहा हूं, है ना भाई। देखो ये एक्सेप्शन है थोड़ी ना कि जो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये तो सेलेनियम वालों ने अपनी क्या की है, बनाई है। हो सकता है किसी ने और भी किसी पर्पस से इस वर्ड का इस्तेमाल किया लेकिन इसका नो सच एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं, इसका इससे उससे कोई कनेक्शन नहीं। तो भाई अच्छा ये सब बढ़िया है। अब एक चीज और हमने उस समय भी बात की थी कि सबसे जरूरी चीज है इसमें, एक चीज बताएं तुमको, इसका यूज बहुत है यार, क्या कहते हैं एपीआई का बहुत यूज है इस समय, बहुत यूज इन द सेंस यार हर जगह। तो मेन क्या है, डेटा ही तो है। तो एपीआई का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तुमको तो बस दिखता है सामने से ना, पीछे तो सब कुछ क्या होता है, एपीआई के ही फॉर्म में चलता है। जैसे तुमको कहोगे कि नेटफ्लिक्स कहाँ है, तो
तो नेटफ्लिक्स का यूआई कितना बड़ा है बताओ? बहुत, अरे कितना बहुत बड़ा है, 1000-2000 पिक्चर होंगी, एक के जैसा तो स्टाइल है, लाल रंग की उनकी जो वैसा है बैकग्राउंड है, और नेटफ्लिक्स में सारी उनके क्या है जॉनर्स हैं कि भाई कैसी फिल्म है, थ्रिलर है कि क्या है ना, कॉमेडी है क्या है, उस टाइप का है, हिंदी इंग्लिश है, यही सब तो है। देखो तो कितनी बड़ी लगती है वो नेटफ्लिक्स, कुछ नहीं लगता ना। लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए कम से कम कुछ नहीं होगा तो 500 इंजीनियर लगे हुए हैं, और तुमको लगेगा एक छोटा सा ये बताओ, अच्छा ये जीमेल देख रहे हो या फेसबुक देख रहे हो, फेसबुक कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, चलो मान लिए बहुत बड़ा है, एक बार को मान भी लिए बहुत बड़ा है, तब भी कितना बड़ा है यार, स्टाइल तो सेम है ना। एक अगर तुमसे कहे फेसबुक में एज ए कस्टमर क्या क्या कर सकते हो, तो बहुत क्या कर लोगे यार, तुम ज्यादा से ज्यादा लॉग इन करोगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, नए फ्रेंड जोड़ोगे, एक्सेप्ट करोगे, डिलीट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, चैट करोगे, ब्लॉक करोगे, अनब्लॉक करोगे, अनफ्रेंड करोगे, यही सब कर पाओगे ना। ज्यादा से ज्यादा कितने काम होंगे? अगर ऐसे सोचो तो लगे ये कि फेसबुक के लिए कितने लोग काम करेंगे, 30-40 इंजीनियर क्या है, बहुत हो जाएंगे 20-30 तो, जबकि फेसबुक के लिए कम से कम फेसबुक को मैनेज करने के लिए 10,000 इंजीनियर लगे हुए। क्या कर रहे हैं वो चीज संभाल रहे हैं जो तुमको दिखाई नहीं दे रही है, दिखने वाला हिस्सा तो छोटा सा है। मेन चैलेंज ये है कि इतना हजारों लाखों करोड़ों लोगों की सारी चीजें कैसे मैनेज की जाए। तुमको एक बाहर से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर दिखता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, तुम सोचो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स है ना, हम तुमसे कह रहे हैं अगर तुमको एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाना हो जिसमें वो सारे फीचर्स हों जो किसके अंदर है, फ्लिपकार्ट के अंदर, तो वो बनवाना है अगर हमें, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी मालूम है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें बनवाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख रुपए, 5 लाख या उड़ के 10 लाख रुपए में हम बनवा देंगे और बन जाएगा एकदम एग्जैक्ट कैसा, फ्लिपकार्ट जैसा। मतलब सामने से सब वैसा ही रहेगा, वैसे ही खरीदो, सर्च करो, ये करो, वो करो, सब कर लेगा। हार्डली कितना, 10 लाख रुपए। जबकि फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट में हर महीने फ्लिपकार्ट जानते हो कम से कम कुछ नहीं तो 100 करोड़ रुपए तो सैलरी दे रहा होगा। फ्लिपकार्ट के लिए कम से कम 700-800 इंजीनियर लगे हैं जो फ्लिपकार्ट को चला रहे हैं, और वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वही कोडिंग वाले हैं। लेकिन सामने से फ्लिपकार्ट कितना बड़ा दिखता है, बहुत तो नहीं है ना। पता तो रहा है ऐसा एप्लीकेशन हम कितने में बनवा देंगे, 10 लाख रुपए, वो भी ज्यादा बोल रहे हैं, बन जाएगा। लेकिन तो बताओ क्या फ्लिपकार्ट वाले पागल है, क्यों नहीं 10 लाख में बनवा के काम चला रहे हैं? क्यों? वो हर महीने अगर 1000 इंजीनियर हैं, 1000 इंजीनियर हैं तो मान के चलो वो हर महीने कम से कम 100 करोड़ रुपए क्या बांट रहे हैं, सैलरी बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि फ्लिपकार्ट तुमको सामने से इतना दिखता है, पीछे बहुत इतने प्रोडक्ट, इतने लोग, इतने सेलर, इतने कस्टमर, सब कुछ कैसे मैनेज किया जाए। तो ये पीछे जानते हो, फ्लिपकार्ट तुमको सामने से एक एप्लीकेशन दिखता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर जाओगे ना, कंपनी में पहुंचोगे तो वहां पता चलेगा फ्लिपकार्ट में टोटल 52 प्रोजेक्ट है। सोचो तुमको कितने लगेंगे, 52 प्रोजेक्ट तुमको पता चलेंगे। अरे फ्लिपकार्ट में अरे यार यहाँ तो 52 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन दुनिया से पूछोगे तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, एक ये है। अंदर गए तो वहां पता चलेगा अलग अलग टीमें हैं, 52 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1000 लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि वो जो तुमको यहाँ इतना छोटा सा थोड़ा सा दिख रहा है, उसको पूरा मैनेज करने के लिए 50 सॉफ्टवेयर पीछे और बनाए गए हैं। हर चीज कहीं ना कहीं से जुड़ी है। तो सब लोगों को क्या करना है, डेटा आपस में शेयर करना है। अच्छा अभी 52 आप सोचो जरा ध्यान से, फ्लिपकार्ट एक दिखता है, या तुम कहोगे हम तो कस्टमर मॉड्यूल देखते हैं, एक होता है कौन सा मॉड्यूल, सेलर मॉड्यूल, मान लो एक हो गया कौन सा, एडमिन मॉड्यूल। कितने हमको समझ में आते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भैया फ्लिपकार्ट में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जाएंगे वहां तो 2 कमरे की कंपनी होगी, वहां 3 लोग, 3 तो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, बस ऐसा तो नहीं है। फ्लिपकार्ट में जाओगे 1000 इंजीनियर बैठे हुए हैं, अंदर जाओगे तो पता चलेगा 3 नहीं, यहाँ तो 52 प्रोजेक्ट है, और जो तुमको 3 दिखता है वो भी 3 प्रोजेक्ट है। लेकिन उनको हर चीज करने के लिए जो डेटा सेटा चाहिए सब, वो ऐसे इतने आसानी से मैनेज नहीं हो सकता। उसके लिए अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बने हुए हैं, 49 और बने हुए हैं। अब वो 49 अलग अलग प्रोजेक्ट है यार, उसमें अलग डेवलपर है, अलग टेस्टर है, लेकिन ले दे के सबको डेटा ही तो देना है। तो ये डेटा का लेन देन वो सारे प्रोजेक्ट में सारे डेटा क्या किससे कर रहे होंगे, एपीआई से।
इसीलिए तो कह रहे हैं एपीआई इस समय इतनी जबरदस्त चीज है। चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसका यूज बहुत ज्यादा, किसी भी एप्लीकेशन में चले, किसी कंपनी में चले जाओ, तुम अमेजन देख लो, फ्लिपकार्ट, तुमको लगता होगा जीमेल, ये सब क्या है कि यार एक सॉफ्टवेयर ही तो है। अगर जीमेल जैसा एक सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो वही कह रहे हैं ना 10-20 लाख रुपए में बन जाएगा। लेकिन जाके कंपनी में देखोगे गूगल में तो पता चला जीमेल को सिर्फ मैनेज करने के लिए 500 इंजीनियर लगे हुए हैं। क्यों? वो इतना बड़ा एप्लीकेशन ऐसे मैनेज नहीं हो सकता। जो हम कह रहे हैं ना फ्लिपकार्ट हम 10 लाख में बनवा दें, बन जाएगा मेरा फ्लिपकार्ट 10 लाख रुपए फ्लिपकार्ट जैसा, एकदम बढ़िया, एकदम उससे भी अच्छा दिखने बन जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रहेगा कि एक टाइम पे 100-50 लोग उससे सामान, 100-200-500 लोग सामान क्या कर सके, खरीद सके। ज़्यादा लोग करेंगे तो क्या होगा, क्रैश होगा, दिक्कत होगी, स्लो हो जाएगा, बहुत तरह की दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी फिर कहाँ से आएंगी। इसीलिए मतलब एक कंपनी, जैसे अभी हम लोग काम करते थे यूएचजी में, तो सोचो यूएचजी एक कंपनी थी, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। उसका काम क्या है, लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करना, कंपनी का मतलब मेडिकल हेल्थ केयर की एक कंपनी थी। सीधे देखो तो कितने सॉफ्टवेयर होंगे, 10, लेकिन 10 नहीं थे वहां, 100-150 प्रोजेक्ट चल रहे थे। कितने प्रोजेक्ट चल रहे थे? 100-150। दुनिया जानती है कि उनके पास तो 10 ही तो है, लेकिन उनके वहां जाके देखोगे तो नहीं, इस 10 को चलाने के लिए 100 एप्लीकेशन, 100 सॉफ्टवेयर अलग अलग बनाए गए हैं। मतलब समझ रहे हो, 100 सॉफ्टवेयर 100 एप्लीकेशन का मतलब 100 अलग अलग टीमें हैं। वहां भी एक किसी टीम में 20 डेवलपर हैं, 8 ठो टेस्टर हैं, 10 ठो टेस्टर हैं। इस तरह से सारी पूरी क्या है, अलग अलग टीमें बनी हुई। और फिर वही है, इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, सब कैसे डेटा ले दे रहे हैं, एपीआई के थ्रू। और एपीआई की ताकत क्या है, उसका आसान होना। वो डेटा का एक बहुत सा आसान सा तरीका यूज करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेसन। याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जेसन है। और देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं थी। एक दिन पढ़ाए थे ना, क्या था, कुछ नहीं था ना। हमने ये बताया था, कुछ चीजें पकड़नी बता दी तुमको कि भैया जैसे ये लिखा है क्या, करली ब्रैकेट, ये पहचान है किसकी, ऑब्जेक्ट की। अगर कहीं स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो ये पहचान है किसकी, एरे की, है ना। और फिर ये देखा था कि जहां पे भी होगा इसके अंदर की और वैल्यू का क्या होगा, हाँ, की वैल्यू पेयर होगा। जैसे इसको टाइप को की बोलेंगे, कंपनी को क्या बोलेंगे, वैल्यू। या ये भी बोलते हैं, की वैल्यू भी बोलते हैं, या ये भी बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। इसको बोलेंगे जेसन प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू। और क्या था, और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, हाँ, मतलब ये यही था ना, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। लेकिन जेसन भी इतना ही देख लो है, जेसन भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। जेसन बड़ी चीज होती, बहुत मुश्किल होती, तो फिर जेसन को यूज क्यों करता। आदमी तो आसान चीज उठाएगा ना, इसीलिए तो लोग एक्सएमएल छोड़ दिए। पहले दुनिया में एक्सएमएल ज्यादा थी, लेकिन एक्सएमएल में क्या था, बड़ी खिचपिच दिखती है ना, ये ऐसे शुरू करो, ऐसे करो, ऐसे बंद करो, ये करो, वो करो, बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखती थी। ये क्या है, इजी है, हर जगह यूज हो रही है। और जानते हो ये बस क्या है, ये सिंपल सा डेटा का एक फॉर्मेट है। और जानते हो इसकी एक लेकिन अब लोग, जब से ये एआई आया है, एआई में भी तो डेटा ही दे रहा है। चैट जीपीटी बताता ही तो है, कहां से कहीं से ला रहा है ना, कहीं से ला रहा है ना। तो वहां पे भी क्या है, अंदर जेसन यूज होता है। एआई भी, जैसे दो एआई आपस में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, जेसन में। एक एआई एक सॉफ्टवेयर से बात करेगा तो किसमें बात करेगा, जेसन में। लेकिन एआई का मेन क्या है, एआई से लोग बहुत कुछ पूछ रहे हैं ना, बहुत जवाब दे रहा है सारा डेटा ना। अब ये सोचा जा रहा है कि कोई और फॉर्मेट बनाया जाए डेटा का, जो जिसमें और कम क्या रहे, और कम नौटंकी रहे, और ज्यादा आसान रहे, ज्यादा छोटा रहे, जिससे डेटा क्या हो, कम खर्च हो। चैट जीपीटी यूज करो, बहुत ज्यादा यूज कर लोगे बंद हो जाता है ना, फिर जवाब देना बंद कर देता है ना। लिमिट रखता है कि नहीं भाई, क्योंकि जवाब ऐसे नहीं दे रहा है, वो नए नए जवाब वहां से पैदा कर रहा है। तो उसे क्या लग रहा है, अब लोग लाखों करोड़ों लोग उससे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अब ये हो रहा है,
AI आने के बाद इसीलिए अब एक जैसे जेसन है ना, एक नया आया है टून। जैसे जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब एक नया फॉर्मेट आ रहा है स्पेशली AI के लिए, क्या, टून, TOON। ये है टोकन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट नोटेशन। वो ये सब जो कर्ली ब्रैकेट है इनको भी हटाना चाहता है, कहता है भाई जितना कम से कम डेटा जाएगा AI को मेहनत क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि AI को बहुत काम करना है, से बहुत लोगों की वो करनी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, फास्ट हो सके। तो अब वो भी अब देखो टून के लिए भी हो रहा है, लेकिन अभी तो इसकी सब हर जगह क्या है, जेसन। अच्छा फिर से जरा एक बार जेसन पढ़ा जाए। जेसन पढ़वाते हैं इंटरव्यू में, सीधा कहेंगे जरा एक काम करो, ये जेसन क्या करो, पढ़ के समझा दो क्या है ये। तो यहाँ बताना पड़ता है, जैसे ऐसे कहेंगे कि यार एक जेसन का ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले कहाँ ऑब्जेक्ट है, ये बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है, उसको बोलेंगे क्या, पहला ऑब्जेक्ट रूट ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, रूट, जड़ है ना। फिर बोलेंगे टाइप एक क्या है, की है, उनको ये बोलेंगे कि जो जेसन का टाइप होता है वो हमेशा किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो डबल कोट्स टाइप, ये टाइप की है या प्रॉपर्टी है, और कोलन के बाद होती है क्या, वैल्यू, कंपनी। फिर ये बताओगे जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू के पेयर होते हैं वो किससे अलग होते हैं, कॉमा से, इसीलिए कॉमा लगा है। फिर बोलोगे स्टार वैल्यू की है, इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, ये क्या है, इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, और ये क्या है, इंटीजर है या नंबर है। वैसे जेसन वाले इंटीजर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, नंबर बोलते हैं, हाँ। और फिर ये लीड स्कोर क्या है, 500, ये भी क्या है, नंबर है। तो तुम देख रहे हो कि हमेशा स्ट्रिंग होगी, वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है और वैल्यू नंबर भी हो सकती है। अच्छा फिर एक की और है क्या, टैग्स, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है, ध्यान से समझना, वो स्ट्रिंग नहीं है। कोलन के बाद तुमको दिख रहा है क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये क्या है, एरे है। तो भाई एक चीज काम कर, इसको ऐसे लिखा है, कहो तो ऐसे लिख दे, ये देखो, ये देखो, लेकिन ये क्या है, टैग्स क्या है, की है, और परमान इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कोई स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर नहीं है, क्या है, एरे है। या बोलोगे एरे ऑफ स्ट्रिंग है, बोलो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या, एरे, और डबल कोट्स के अंदर वैल्यू है मतलब क्या, स्ट्रिंग। एरे में कई वैल्यू होती है, किस टाइप की है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मान लो जैसे यहाँ लिख दें परमानेंट, और लिख दिया सपोज करो क्या, इंडिया। तो अब यहाँ क्या है, टैग से की है और उसकी वैल्यू क्या है, एरे है, एरे है, और एरे में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। जब तुम्हें इस ये मिल जाएगा, टैग्स अगर तुमको मिल गया तो 0 पे क्या मिलेगा, परमानेंट, 1 पे क्या मिलेगा, इंडिया। अच्छा ये क्या है, प्रॉपर्टीज की है, कोलन के बाद क्या है, वैल्यू। अब वैल्यू की जगह क्या दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही दिखे समझ जाना ये क्या है, एरे है। तो ये एक एरे हुआ। अब एरे की क्या हो सकती है, वैल्यू, जैसे यहां देखो एरे था, लेकिन जरा ध्यान देना सब लोग, अब यहाँ पे यहाँ एरे है, ये एरे के अंदर क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ तुम लोग एरे के अंदर क्या रखे हो, अभी तक जब पढ़ते थे जो हम एरे बताया गया है ना, एरे के अंदर क्या, भाई एरे के अंदर वैल्यू, अच्छा एरे की क्वालिटी क्या, एरे के अंदर वैल्यू भी रख सकते थे, और याद करो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी तो रखते थे, है ना। जब हम स्ट्रिंग करके एरे बनाते थे तो उसके अंदर क्या रहते थे, ऑब्जेक्ट रहते थे। जब इंटर करते थे तो क्या रहता, डेटा टाइप। तो मतलब एरे में, और अच्छा ये भी दिखाया है तुम लोगों को, हम चाहें तो एक एरे बना सकते हैं किसका, जैसे अगर ये एरे बताओ कैसा है, जरा एक सेकंड ये बताओ, ये क्या है, याद करो, जावा, क्रोम ड्राइवर, CDR। अब बताओ ये क्या है, CDR क्या है, वेरिएबल है, किस टाइप का है, एरे है, किस टाइप का, क्रोम ड्राइवर टाइप का। इसका मतलब इसके अंदर क्या रहेंगे, क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखते ना इसको हम, एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, और फिर कितने रख सकते हैं, 2, जितने मन करे उतने ऑब्जेक्ट हम एक एरे के अंदर रख सकते हैं।
तो एक एरे के अंदर वैल्यू भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो तुमको तो बताया गया है भाई, जेसन में ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, करली ब्रैकेट, है ना। एक सेकेंड बताओ, हाँ जेसन में क्या है, करली ब्रैकेट। तो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज एक की है, पकड़ो इसको, प्रॉपर्टीज एक की है, और की वैल्यू क्या है, एक एरे है। एरे के अंदर कई ऑब्जेक्ट हैं, एक एरे के अंदर कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, तो वही हो रहा है यहाँ पे। देखो प्रॉपर्टीज एक क्या है, की है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और एरे भी हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या है, एरे है। और एरे के अंदर जानते हो एरे बनाया इसलिए जाता है कि कई चीजें रख सके। अब एरे के अंदर देखो कई क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। देखो हर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा है कि नहीं लगा है। चौथा ऑब्जेक्ट ये है, पांचवा ये है, छठा, सातवां, 7 ऑब्जेक्ट हैं। बोलो अब पढ़ ले रहे हो। कोई पूछेगा प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है जी, एक एरे है, और उस एरे के अंदर 7 क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पहले ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है, क्या, नेम, और इसकी वैल्यू क्या है, कंपनी टाइप। अच्छा ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट। तो बोलेंगे क्या, जेसन ऑब्जेक्ट। एक एरे के अंदर वैल्यू भी हो सकती है, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यार, एक एरे हो और इस तरह से मान लो क्या, एज कोलन और फिर क्या है, वैल्यू। वैल्यू ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ये देखो, ये क्या बोलोगे अब, एज क्या है, की है, इसकी वैल्यू क्या है, एरे है। एरे में भी क्या है, 3 नंबर है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर की और क्या होंगी, वैल्यूज। क्लियर है ये। अब एक काम करते हैं जरा, इसको यार हम लोग चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ मतलब अब हम ये चीज आपको सीखनी है। अब तो फिलहाल हम लोग पहले इसी का ऑटोमेशन करेंगे। क्या, एक जेसन को कैसे रीड किया, मतलब हम चाहते हैं तुमसे कहें कि जेसन का फला डेटा, मतलब उस की वैल्यू क्या है, प्रिंट करा के दिखाओ। आंख से पढ़ के मत दिखाओ, जेसन रखी है। और तो कोई तुमसे कहेगा कि जरा कोई इंटरव्यू में यही कहेंगे कि जरा एक काम करो, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टीज के अंदर, ये जो है, वो ये कह देंगे कि हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, कंपनी का जो नेम है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, प्रिंट करके दिखाओ। मतलब किससे, कोड से। और तुम्हें देंगे क्या, कहेंगे ये लो जेसन फाइल है, तुमको भेज दे रहे हैं, अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लो। अब इसी जेसन फाइल से तुम क्या निकाल के दिखाओ कि हाँ, कि वैल्यू, उसकी कंपनी का नाम क्या है, इसका कोड लिख के दिखाओ। ठीक है। तो ये अगर ये तुम्हें वर्क मिलेगा तो कैसे करोगे, पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और आई थिंक अब थोड़ा सा समझ में आने लगा। अब हमें इसके लिए करना क्या होगा, ये चलो ये फाइल है ना, इसको सेव कर दें। चलो इसको हम कर देते हैं क्या, सेव। इसमें और कोई गलती तो नहीं है, नहीं। चलो इसको सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे नाम रख देते हैं test.json, सेव एज टाइप हटा देते हैं। हमें यही ऑटोमेशन से रीड करना सीखना। तुम कह रहे हो सर ये हम करके निकाल के वैल्यू क्या करेंगे, इसलिए सीखना है कि अभी जब ऑटोमेशन स्टार्ट करोगे तो रिस्पांस किस में पाओगे, जेसन में ना। चेक करोगे ना कि सही आया कि गलत, तो कैसे, हाथ से आंख से थोड़ी करोगे, कोड से करोगे ना। तो यही तुमको, इसलिए सबसे जरूरी चीज इसमें यही है कि जेसन से कैसे डेटा निकाला जाए, जेसन नई कैसे बनाई जाए। अभी ये जेसन लिख के भेज रहे हो ना, हम लोग कोड से ऐसा कर सकते हैं कि मेरा कोड ही जेसन बना देगा।
और रिक्वेस्ट में क्या करेगा, भेज देगा, और रिस्पॉन्स में जो जेसन आएगा मेरा कोड उसमें से वैल्यू निकाल के और मैच करेगा सही है कि गलत है। करना तो हमें सब कुछ क्या है, तो इसमें लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, वो है जेसन को रीड करना। ठीक, और जेसन की रीड करने के बड़े तरीके हैं, और हम लोग तरीका स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में सबसे बेसिक तरीका। ये एक सॉफ्टवेयर तुमको डाउनलोड करना होगा। हम एक सॉफ्टवेयर तुम्हें होगा डाउनलोड करना, और इसका नाम है यार org.json। हम इसका यूआरएल इनके सिस्टम पे डाल दे रहे हैं, इनसे यूआरएल शेयर करवा लेना, वहाँ से तुम लोग भी कर लेना। आया, हाँ ये आ गया org.json। चलो ये जार देखो डाउनलोड कैसे होगा, एक सेकंड। ये जार डाउनलोड होगी, कौन सी करनी है पहले ये देख लेते हैं। ये वाली उठाते हैं, और ये आ गया ना। ये है, ज़्यादा बड़ी जार नहीं है ना, बहुत छोटी सी है, सिर्फ कितने केबी की, या ये जार ही उस पर शेयर कर लेना, किस पे, ग्रुप पे। हम लोग एक काम करते हैं, इसको कहाँ, कौन सा प्रोजेक्ट है ये जो ओपन है अभी, यही वीएमएल प्रोजेक्ट, ये चलो कहीं भी है, या इसको तो चलो जार तो यहीं रख दे रहे हैं। कहाँ कहाँ रखा हमने, आया है ये है ना, आ गया। तो भाई चलो कहीं कोड कर रहे हैं, इसी में ये कांटेक्ट वाली क्लास है, हाँ ठीक। तो एक काम करते हैं पहले तो, अच्छा जेसन फाइल हमने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दी है क्या, test.json। चलो एक काम करते हैं, एक नया क्या बना देते हैं, क्लास बना देते हैं। रीड जेसन कोड, और क्या कर दिए, अरे यार मेन मेथड नहीं बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो गया। अब यार जेसन कैसे रीड करोगे, जेसन में डेटा रखा है ना, तुम्हें प्रिंट कराना है कि नेम की वैल्यू क्या है बिना देखे, मतलब तुम्हें खोल के नहीं, देख के नहीं बताना है, तुम्हें कैसे बताना है, कोड से। मतलब कोड देखो, कोड लिखने का क्या फायदा होता है, अगर आंख से देखोगे तो बार बार देख के बताना पड़ेगा, लेकिन कोड रहेगा एक बार लिख दिए तो जब जब कोड चलाओगे वो अपने आप वहां से वैल्यू ले आके बताएगा। अब यहाँ कर देते हैं क्या, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले तो जेसन तुम्हारी कहाँ है, फाइल के अंदर है ना, test.json जो डेस्कटॉप पे है, तो पहले तो तुम्हें वो फाइल उठानी है। कैसे उठाओगे, तो यहाँ लिखना होगा तुम्हें क्या, फाइल्स, क्या लिखोगे, फाइल्स, तो java.neo.file आ जाएगा, आ गया। ये देखो फाइल्स को तुमने क्या कर लिया, इंपोर्ट, यही है java.neo। अब इसके बाद डॉट है ना, अब लिखो, अब इसी का एक मेथड है रीड ऑल बाइट्स। क्या है, रीड ऑल बाइट्स, ये बनाया इसीलिए क्या है, रीड करो मतलब पढ़ो, क्या उसका भाई देखो, अच्छा जेसन में से कुछ निकालना है ना, तो पूरे में से कुछ निकालना है ना, इसीलिए देखो एक मेथड है, क्या याद रहेगा, फाइल्स डॉट रीड ऑल बाइट्स। ये क्या है,
मेथड है, कैसा मेथड है भैया? स्टैटिक मेथड है। किस क्लास का है? क्लास का। पैरामीटर में मांगता है क्या? पाथ क्लास का ऑब्जेक्ट। वो लिखा है ना पाथ, ये ऑब्जेक्ट किसका मांग रहा है? पाथ का। कैसे भेजोगे भाई? घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम्हें एक क्लास और है जिसका नाम क्या है? पाथ्स। और डॉट क्या करना है? गेट। और यहां देना है अपनी फाइल का क्या? पाथ। यही है ना फाइल? राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस। हाँ सर, बस 5 मिनट हम इनको फ्री कर रहे हैं। और क्या था नाम उसका? क्या था? टेस्ट डॉट, बस यही करना है। फाइल्स डॉट रीड ऑल बाइट्स, पाथ्स डॉट गेट, और उसका देना है क्या? अपनी जेसन फाइल का पाथ। और ये देखो, ये मेथड रिटर्न क्या करता है? रीड ऑल बाइट्स। देखो तो सही, बाइट का क्या? अरे यार, स्क्वायर ब्रैकेट देखो ना, लिखा तो है। बाइट के आगे बाइट का एरे देता है। तुम कहोगे सर जी कैसा दिखता होगा, इस चक्कर में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो कह रहा उतना करो। वो कह रहा बाइट का एरे दे रहा तो तुम ले लो, है ना? लिख देते हैं बाइट एर। अब कहोगे सर जी अब क्या करेंगे? अब लिखो न्यू। अच्छा, स्ट्रिंग जानते हो ना, जावा में क्लास है। स्ट्रिंग एक ऐसा है जिसका न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे डबल कोट्स में लिखो, समझ जाता है। लेकिन आज एक चीज ये भी देख लो, तुम चाहो तो न्यू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, और पैरामीटर में स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, और यही बाइट का क्या भेज सकते हो? एरे भी भेज सकते हो। ये देखो, भाई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो मिल गया ना? लिख देते हैं str जेसन। आज सब लोग जरा पहले इसको इतना प्रिंट कराओ, str चलाएं। बताओ, डेटा वहां रखा है ना? अभी हम इसको रन करेंगे। आ गई ना वहां से चीज उठ के? ये बड़े काम की लाइन है, याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में तुमसे कहेंगे जेसन देखे, तो भैया स्टार्टिंग तो इसी लाइन से होनी है। अब हम आगे अपना दिमाग लगाएंगे, अब हम अपना दिमाग आगे लगाएंगे, लेकिन पहले तो ये 2 लाइन लिखनी, फाइल्स डॉट रीड ऑल। और अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ जेसन के लिए है, तुम्हारे नोटपैड में किसी कुछ भी लिखा हो, कोई तुमसे कहे नोटपैड का डेटा क्या करो, प्रिंट करा दो, तो बस ये लिखना है फाइल्स डॉट रीड ऑल बाइट्स, पाथ्स डॉट गेट, उसका पाथ मिल जाएगा तुमको बाइट का एरे, और फिर इसके बाद सिंपल न्यू स्ट्रिंग करके ऑब्जेक्ट बनाओ और वही बाइट एरे भेजो, तुमको मिल जाएगा। HTML में ही कोई भी हो, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर HTML फाइल होगी तो HTML ले आके प्रिंट कर देगा, जेसन होगी जेसन, खाली होगी खाली, 10 लाइन लिखी होगी 10 लाइन। ना 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 ना, एक मिनट, अभी तो उसका यूज ही नहीं किए। अभी तो हम जार का यूज ये करने के लिए आपको जार नहीं चाहिए। अब इस जेसन के अंदर से चीजें जेसन की निकालने के लिए, उसके लिए आपको जार की जरूरत है। अभी तो इतने से क्या किया आप बताओ? आप पूरी जेसन का पूरा डेटा लेके आ गए। अब उसमें से कोई कह रहा है नहीं हमको कंपनी का नाम चाहिए, तो उसके लिए अब आपको कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, और उसी कोड के लिए हमने वो जार डाउनलोड की है, बेवजह डाउनलोड नहीं की है। वो जो जार बिल्कुल जैसे ये है, अगर यहां दिखाएं हम, पहले से एक छोटी सी चीज प्रिंट करके दिखाएंगे। न्यू किए, सॉरी न्यू नहीं, कहां जाएंगे? बिल्ड पाथ,
कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स कहाँ रखी है? डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये है अप्लाई एंड क्लोज। हो गया। अब इसके आने के बाद अब तुम लोग कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास जेसन तो पूरी आ गई है। जेसन कहाँ है वैसे? देखें, यही है ना। टाइप की वैल्यू क्या है? कंपनी। प्रिंट कराया जाए, देखो कैसे कराएंगे। तो अच्छा ये बताओ, पूरा ये जेसन आ गया मेरे पास, किस में आ गया? स्ट्रिंग में आ गया। ये तो स्ट्रिंग है ना। अब हमें इसमें से चीजें निकालनी है, इसीलिए तो एक जार डाउनलोड किया है ना। एक जार डाउनलोड किया है कि नहीं? वो सबको ले लेना है। अब उसी जार के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है क्लास, नहीं न्यू क्लास का नाम थोड़ी ना है, जेसन ऑब्जेक्ट है। क्लास का नाम क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट। आपको इसी क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। और इसका नाम हम रख देते हैं क्या? रूट जेसन। और यहाँ भेजना है पैरामीटर में वही अपनी जेसन वाली क्या? स्ट्रिंग। समझ रहे हो? अब तुम जेसन वाला काम करने जा रहे हो। अभी तक तो बस तुम क्या किए, ये लाइन तो एक नोटपैड में जो भी लिखा होगा उसको लेके आ जाएगा। इसका काम सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अब जो जेसन वाला काम शुरू करना है तो वो स्टार्ट होगा कहां से? न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। क्यों लिखे न्यू जेसन ऑब्जेक्ट? क्योंकि इस जेसन में सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप न्यू जेसन ऑब्जेक्ट लिखोगे और str जेसन भेजोगे तो सबसे पहले मेन वाला ऑब्जेक्ट जो ऊपर वाला नहीं है उसको पकड़ेगा। किसको? रूट वाले को, इसको। उसको एक वेरिएबल में रख लिया, उसका नाम रख दिया क्या? रूट जेसन। अब बताओ, इस रूट जेसन के अंदर ये टाइप क्या है? की है। कंपनी क्या है? वैल्यू है। तो भैया रूट जेसन डॉट, अब इसके क्या आएंगे? मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे? अब ध्यान देना इस पे। अब इसी का एक बहुत अच्छा सा मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट स्ट्रिंग। ये मेथड पैरामीटर मांगता है। पैरामीटर में मांगता है क्या? की का नाम। और की का नाम तुम्हारा टाइप है ना। टाइप की वैल्यू चाहते थे ना हम। अगर मान लो हम टाइप की चाहते हो तो यहाँ लिख देंगे, वहाँ टाइप था ना, टाइप। और ये गेट स्ट्रिंग मेथड दे देगा क्या? स्ट्रिंग। अब चाहे लिख देते हैं टाइप वैल्यू, और ये पूरा नहीं प्रिंट कराते हैं। लो ये प्रिंट करा के तुमको दिखा रहे हैं। निकाल के ले आए कि नहीं ले आए? आ गया ना? बस स्टार्टिंग है, मतलब थोड़ा सा और इसमें चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ हम लोग बड़े इजीली बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे इसमें, क्योंकि आप मेन एक्सपर्ट जेसन में होना। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं।